नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में खास तौर से जो आजकल का मुख्य धारा का मीडिया माना जाता है, मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। प्रिंट मीडिया भी मुख्य धारा का मीडिया है और आजकल तो ऑनलाइन जितने भी पोर्टल आ गए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के, उसको भी हम उसी का हिस्सा मानते हैं और सोशल मीडिया भी उसका एक प्रारूप है। लेकिन खास तौर से जब से मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद जल्दबाजी में तमाम मीडिया हाउसेज ने उसी दिन रात को अपने प्राइम टाइम में जिस तरीके से एक मीडिया हाउस को घेरने की कोशिश की, अर्णब गोस्वामी और उसके मीडिया हाउस को, और जिस तरह के चौतरफा हमले हुए उसको लेकर के, हालांकि उस दिन के बाद थोड़ा सा मामला ढीला पड़ गया जब वास्तविकता भी सामने आ गई और मीडिया हाउसेस को भी लगा कि कहीं हम आपस में ही तो सिर फुटअव्वल करके घायल नहीं हो रहे हैं और इसका फायदा कोई और उठा ले जा रहा है। ये एक बुनियादी समस्या आज की तारीख में है। तो इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जाने माने पत्रकार, कॉलमिस्ट और हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व संपादक प्रमोद जोशी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जोशी जी, पहला तो सवाल इस मुद्दे पर यही है, हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन जो कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, नए सवाल खड़े हुए हैं, तो उनके आलोक में मेरा ये पूछना है कि खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में जो ये झगड़ा छिड़ा हुआ है, ये केवल टीआरपी का है या एजेंडा सेट करने का झगड़ा भी है? ओंकार जी, चूंकि आपने ये विषय बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और चूंकि आज हमें दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा ये पिछले 150 साल से जब अखबारों की लड़ाई अमेरिका में हो रही थी शुरू के दिनों में, तो तब उस वक्त ये सवाल खड़े हुए थे। चूंकि उस समय की कानून व्यवस्था अलग तरह की थी और प्रश्न अलग तरीके के थे, लेकिन बातें वही थी कि जो अखबार है, जो जिसका कोई मालिक है, वो किस तरीके से अपने अखबार को ज़्यादा कमाऊ बनाने के लिए या ज़्यादा बड़े इलाके में उसका प्रभाव डालने के लिए गलत-सलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, जिस अभी आपने पिछले हफ्ते का ज़िक्र किया, तो आप देखिए, सही या गलत हम नहीं जानते। देखिए, हम यहाँ पर ये निश्चय करने नहीं बैठे हैं कि कौन सही है या कौन गलत। लेकिन जो एफआईआर थी, उसमें अर्नब के चैनल का नाम नहीं था। बिल्कुल। किसी और चैनल का नाम था और संयोग ये हुआ या पुलिस ने कोई अपनी उसमें कारगुजारी दिखाई कि बजाय उस चैनल के, जिस चैनल जो अर्नब का प्रतिस्पर्धी चैनल था, उसकी छानबीन, तलाश या तफ्तीश करने के बजाय घूम फिर करके इनके चैनल पर आ गई। अब चूँकि इसकी पृष्ठभूमि में एक पिछले 2-3-4 महीनों से चला आ रहा एक और विवाद है, वो है महाराष्ट्र सरकार के साथ उस चैनल की कोई प्रतिद्वंदिता। और आपको अगर याद होगा तो कुछ महीने पहले अर्नब गोस्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी के जो पूर्व नाम, इटालियन जो मूल नाम था, उस नाम को लेते हुए कुछ बातें कही थी और उसके बाद उनके खिलाफ एक देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई थी। उसने महाराष्ट्र में, और उसके बाद उनके चैनल के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कहें या एक प्रकार की जांच का दायरा बढ़ गया था। मेरा कहने का आशय ये है कि हमारे देश में पुलिस को एक समय पर जब वो तफ्तीश करती है, कई प्रकार के ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि वो तफ्तीश का दायरा बढ़ा भी सकती है। कुछ अच्छा, अंत में क्या होगा हम नहीं जानते जी। और अंत को लेकर के शायद कोई बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। होता यह है कि हम फौरी तौर पर क्या कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं और इतने में हम किसी की इज़्ज़त का तमाशा बना सकते हैं। हम
कुछ का कुछ कर सकते हैं। मूल जी हाँ, बात जी। ये है, जैसा कि आपने शुरू कहा था, कि ये मीडिया में हमारी 2 प्रकार की अलग-अलग बातें हैं। एक, मीडिया के रूप में हम सब एक जगह पर हैं। मीडिया मतलब अगर हम पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के दायित्वों को देखते हुए हम सबको एक जगह पर होना चाहिए। वैसे ही जैसे समूची राजनीति को एक जगह पर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति के कुछ बुनियादी आदर्श हैं, जिनके लिए जी, वो काम करती है। या ऐसे ही और बहुत सारे, जैसे संपूर्ण मानवता के बारे में। यानी एक जगह पर हम सब एक होते हैं। लेकिन जब हमारे आर्थिक या कोई और व्यावसायिक या किसी प्रकार के हित अलग-अलग होते हैं, तब हम अलग-अलग रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन उन टकरावों को या उन प्रतिस्पर्धाओं को एक सीमित दायरे में रखने की एक मर्यादा रेखाएँ होनी चाहिए। वो लगता है इधर टूटती चली जा रही है। और दूसरी बात ये कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हम अपने संस्थान के मालिक नहीं हैं। जहाँ पर हम मालिक हैं, वहाँ पर एक अलग बात है। हम स्वतंत्र रूप से जहाँ लिखते हैं या आप सोशल मीडिया में, लेकिन हम जब किसी के कर्मचारी के रूप में या किसी के प्रतिनिधि के रूप में या कोई हमको हायर करता है, तो वो हमसे जो अपेक्षाएँ रखता है या जो हमारा इस्तेमाल करता है, कई बार हम उसको देर से पहचान पाते हैं। तो जी, ये जी। एक जो मीडिया में अभी हम देख पा रहे हैं, इसमें ये देखें कि जिन लोगों की दिलचस्पी ना तो विचारों में है, ना किसी प्रकार के आदर्शों में है, ना विचारधारा में है। उन्हें केवल अपने पैसे और जो धन लगाया है उसको लेकर के है। तो हमें आपस में टकराने के पहले, टकराना तो अवश्य चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तो हमें वैचारिक टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। पर जब हमको ये नज़र आए कि हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। मीडिया का ये एक इश्यू है और इसको हमें उसी रूप में देखना चाहिए। इसी प्रश्न पर आते हैं जोशी जी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मीडिया को आपस में लड़ाने का काम एक्चुअल में कौन कर रहा है? और पहले तो अ, पहचान भी नहीं होती थी कि कौन किस विचारधारा का पत्रकार है। ये ठीक है कि अतीत में भी तमाम दिग्गज हुए हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत भी कहना चाहिए कि विचारधाराएं रही हैं, और वो किसी के करीब भी हो सकती थी, किसी के विरोध में भी हो सकती थी। पर जब से सोशल मीडिया आया है और जब से सभी नामचीन लोग, चाहे पत्रकारिता से जुड़े हों, चाहे साहित्य से जुड़े हों, चाहे फिल्म क्षेत्र से जुड़े हों या क्रिकेट से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जितनी भी जानी मानी हस्तियां जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में लोगों को ये भी पता लगा है कि एक्चुअल में उनकी विचारधारा क्या है या उनकी निष्ठाएं कहाँ हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा सरल हो गया है चीज़ों को समझने में भी, और लोगों के बारे में राय बनाने के मामले में भी? देखिए, इस जो आपकी बात है इसके 2 अलग-अलग पहलू हैं, दोनों पर एक-एक करके आते हैं। पहली बात तो ये कि वो कौन-सी बातें हैं या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे मीडिया से अलग प्रश्नों से जुड़े हैं। जैसे एक ओनरशिप हो गई, यानी कि पैसा या पूँजी, जो क्योंकि हमारा कारोबार भी है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक व्यवस्था होती है। तो एक हो गई पूँजी और दूसरा है राजनीति। एक राजनीतिक व्यवस्था एक सिस्टम है, जिस या एक सोशल सिस्टम है, जिसमें हम रहकर काम करते हैं, और एक जी, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमें संचालित करता है। और इन दोनों के बीच में हम हैं। हमारा इन दोनों के साथ कोई ना कोई संपर्क है। यानी यदि हम पत्रकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, तब भी हम अपने मालिक या जो भी पूँजीपति उसमें पैसा लगाता है, उससे कोई ना कोई रिलेशनशिप हमारी होती है, क्योंकि हमारी जवाबदेही उधर भी है। हमारा चैनल चलना चाहिए, हमारे चैनल को लोकप्रिय होना चाहिए, और हमारे चैनल का की साख भी होनी चाहिए। अब ये साख और लोकप्रिय 2 शब्द ऐसे हैं, जिनमें कई बार अक्सर टकराव हो जाता है, क्योंकि लोकप्रिय होने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जो एक बड़ी भीड़
उसकी एक दृष्टि अलग हो जाती है और उस भीड़ से हट करके भी विचार करने की ज़रूरत होती है। तब साख बनानी पड़ती है और साख बनाने में अक्सर दसियों साल लग जाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाता, क्योंकि साख वो जी। बना पाता है जिसके पास तथ्यों पर आधारित हो। अच्छा, दूसरा रिश्ता है राजनीति से। राजनीति के साथ हम राजनीति के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता बगैर राजनीति के संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन का सबसे बड़ा इस समय एक सत्य है। पर राजनीति और पत्रकारिता का रिश्ता जितना करीबी है, उतना ही दूर का भी है। ये तेल और पानी का जैसा संयोग है, जिसे एक दूसरे से साथ भी अगर दोनों ही अगर तरल रूप में हो, तो दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में सरलता नहीं होती। तो हमें एक दूसरे के करीब रहते हुए भी एक दू थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखनी होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक अंतर्द्वंद है जो जिसका हमें शमन या जिसकी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जो इसका जो समाधान है वो आज तो नहीं, भविष्य में दुनिया में भारत में ही नहीं सारी दुनिया में मीडिया की ओनरशिप को लेकर के सोचना होगा। मीडिया हम क्या करते हैं? हम पत्रकार सूचना देते हैं जनता को, लोगों को, और सूचनाएँ देने में हमारी साख होनी चाहिए। उन सूचनाओं के आधार पर ही ये लोकतंत्र काम करता है। यदि हम गलत सूचनाएँ देंगे, तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें गलत तरीके से च काम होगा। तो हमारी दिलचस्पी सही सूचनाएँ देने में होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो एक आदर्श हैं सामाजिक जीवन के, उनको बताने में होना चाहिए। अब अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इसका मतलब है एक नया सामाजिक दोष पैदा हो रहा है और इस सामाजिक दोष को पैदा होने में पूंजी की अगर कोई भूमिका है, तो फिर भविष्य की योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए या तो ऐसी, क्योंकि मुनाफ़ा जिसमें आएगा की इच्छा आएगी, वो पूंजी कहीं न कहीं से गड़बड़ करेगी। तो या तो ऐसी पूंजी कौन लगा सकता है? तो सरकार लगाए। सरकार लगाएगी तो सरकार जैसा दूरदर्शन हुआ करता था, जैसे सरकारी अखबार हो सकते हैं वैसे होंगे। इसका मतलब है कि हमें जनता की ओर से या तो जनता सीधे अब 15-20 रुपए का अखबार जनता खरीद नहीं सकती, उसमें विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है, तो एक अंतर्विरोध पैदा होता है। इसमें हमें जैसे जापान में असाही शिंबुन वगैरह अखबार हैं, जो जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जो एक ट्रस्ट के मार्फत चलते हैं। तो दुनिया में एक प्रयोग होते हैं जहाँ पर ओनरशिप को ऐसे हो, मिल्कियत ऐसी हो, मालिक ऐसे हो, स्वामित्व ऐसा हो अखबारों का या मीडिया का, जिसका दृष्टि में लाभ कमाना उद्देश्य ना हो। अब जैसे हमारे भारत में टाटा को थोड़ी देर के लिए देखें, जो टाटा की तमाम कंपनियाँ हैं, वो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती। अब वो टाटा ट्रस्ट जो कि अस्पतालों के लिए या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक अनुसंधान, शोध पर खर्च करती है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी पूँजी को सामने आना चाहिए, जिसके निहित स्वार्थ ना हो और जिसकी केवल मुनाफ़े में दिलचस्पी ना हो। और इसके आगे कहें तो मैं कहूँगा कि जिसके कोई राजनीतिक ऐसे क्षीण मतलब जो नैरो किस्म के, पैरोकियल किस्म के हित ना हो। तो ये एक थोड़ा मुश्किल काम है, पर इसको होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अभी ये एक इशारा किया था कि ओनरशिप, हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, बल्कि 1 डेढ़ दशक में, 1 दशक में कह लीजिए कि मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने वाले धनाढ्य लोगों ने मीडिया हाउसेस, मीडिया कंपनियों को खरीदा है, उनके शेयर खरीदे हैं। और जाहिर है ऐसे लोगों के अपने हित होते हैं, इनको आप हित साधक कह सकते हैं। पर्दे के पीछे से हो सकता है कि उनको कोई और भी संचालित कर रहा हो, या वो पर्दे के पीछे रह कर के जिन लोगों को हायर करते हैं, महंगे पैकेज देते हैं, संपादकों को, दूसरे लोगों को, जाने माने चेहरों को अपने मीडिया हाउसेस में एज एडिटर रखते हैं, तो जाहिर है कि वो अपना एक एजेंडा भी चलाते ही होंगे। और चलाते हुए हमने देखे भी हैं। कई मीडिया हाउसेस के जो सुर हैं वो किसी के खिलाफ होते हैं, किसी के पक्ष में ही जाते हुए दिखाई देते हैं। वो एक
हार्ड लाइन लेते हुए भी देखे हैं। आमतौर पर अब से 2 दशक पहले की पत्रकारिता की बात करें हम, तो हार्ड लाइनर शायद एक दो ही होंगे, पर आमतौर पर मीडिया के बारे में ये धारणा नहीं थी। लेकिन इधर के वर्षों में ये चीज देखने को मिल रही है। लाइन खिंची हुई है, पाले खिंचे हुए हैं, और कोई किसी के साथ है और कोई किसी के साथ है। क्या ये जो झगड़ा है, इसकी एक मूल वजह ये भी है? आप ने आप बहुत सही जगह पर नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। अगर आप मैं 90 का दशक का केवल उल्लेख करना चाहूंगा, बाकी हम और पीछे जाएंगे अभी, तो और बहुत सारी बातें सामने आएंगी। 90 के दशक से आपने देखा होगा कि मीडिया की ओनरशिप में अचानक ये जो चिट फंड कंपनियों के की कंपनियों ने हाथ बढ़ाना शुरू किया, और कई अखबार चिट फंड कंपनियों के, जो छोटे जनता के बीच में जाके पैसा जमा करते थे और फिर उसको, और उसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम भी करते हैं। इसके बाद आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में ऐसे जो, जैसे कई बार आश्रम या जो साधु, ऐसा समाज जो कि धार्मिक विश्वासों के आधार पर वो अपने आश्रम या वो बना लेते हैं, संत साधु या महात्मा के रूप में आते हैं, लेकिन उसके आधार पर फिर वो दवाओं का कारोबार या ऐसा और कारोबार भी करते हैं। तो वो कारोबार करने वाले लोग भी मीडिया को संचालित करने लगे। फिर एक नया और जो आजकल विश्वविद्यालय खोलने का, मेडिकल कॉलेज खोलने का, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का चलन शुरू हुआ है। और अस्पताल भी आजकल, हेल्थ केयर भी एक नया बिजनेस है। तो इस बिजनेस से जुड़े लोगों ने भी मीडिया हाउसेस को शुरू करने का, लेने का प्रयास शुरू किया है। अब ये अखबार हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं, या जो अब सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में जो नया वो है। इसका एक अर्थ यह है कि जो बिजनेस का जो नया स्वरूप है, उसी में जो नया नवधनाढ्य है, वो जैसे शुरुआती हमारे जो ओनर्स हैं, चाहे वो बिरला हो या साहू जैन परिवार रहे हो, या और, या जैसे उत्तर प्रदेश में ये जो पायनियर अखबार था, ये शुरू में अंग्रेजों का था, बाद में जो वहाँ के तालुकेदार जो परिवार थे पुराने, जिनकी जमींदारी हुआ करती थी, या तो जो राजा, उन लोगों ने उसको ले लिया। फिर उद्योगपति सामने आए बाद में, जो 90 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये पूंजी कई रूप में, कई प्रकार, और आगे भी किसी न किसी रूप में पूंजी अपनी शक्ल बदलेगी। और वो पूंजी जिसकी की दिलचस्पी बाजार में अपने लिए कुछ लाभ कमाने की होगी, वो मीडिया को खरीदेगा या चलाएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया का काम अ, जनता के विचार को बनाने में, जनता की दृष्टि को बनाने में, और इसके अलावा दृष्टि बनाना, दृष्टि न बनाना एक अलग कार्य है। चूंकि मीडिया कर्मियों में हमारे बीच के बहुत सारे लोगों के सरकारी मंत्रियों से लेकर संतरियों तक के परिचय होता है। तो दो तरह के काम मीडिया हाउस में जो सामने आए, वो एक था खबरें छापना, एक था खबरें ना छापना। खबरें छापना यानी चाहे वो किसी को ब्लैकमेल करने की हो या किसी को तारीफ करने की हो। पर एक ऐसे भी लोगों का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे पास जानकारियां हैं, जो हम कभी और किस पर बात करेंगे। वो ये कि जैसे कोई एक पत्रकार किसी मोहल्ले में, किसी शहर में पैदा हुए, और उन्होंने किसी के खिलाफ, सेठ जी के खिलाफ कुछ चीजें प्राप्त कर ली, और एक पन्ना बनाया अखबार का, और वो पन्ना सेठ जी के पास फोटोकॉपी करके भेज दिया कि देखिए ये हम छाप भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अखबार का रजिस्ट्रेशन है। और आप कहेंगे तो हम नहीं भी छापेंगे, और अक्सर वो नहीं छपता। तो ये ये भी एक प्रकार का, तो दोष हमारे, असल में हमें अंतर विरोधों को देखना चाहिए, खाली कोई एक मीडिया हाउस नहीं है। मीडिया हाउस के अंदर, मीडिया के इस व्यवसाय के अंदर कई प्रकार के खराबियां हैं, खामियां हैं, और उन खामियों को, खराबियों को हम केवल मीडिया की दोषी नहीं मानना चाहिए। आखिरकार अगर बहुत सनसनीखेज शुरू के आप चैनल देखिए, तो क्या था, भूत प्रेत की कहानियां, या वो बिना ड्राइवर की कार चली जा रही है, या वो बिल्ली, काली बिल्ली क्या करती थी, या वो फलाना, मतलब
ऐसी चीज़ें ढूँढी गई जो सनसनीखेज थी, अंधविश्वास को बढ़ावा थी देती थी, रहस्य की तरफ ले जाती थी। तो हमारे जीवन में जो इसका मतलब है शिक्षा का प्रसार, समझदारी की कमी, जनता के भीतर भी तो बहुत सारे जो उनके और ये दोष या जो खामियाँ हैं, ये धीरे-धीरे शिक्षा के साथ, सही जानकारी पाने के साथ भी दूर होंगी और सही जानकारी देने का काम तो मीडिया का है ही। तो इस मीडिया के अंदर भी मैं सारा दोष इस मीडिया को दूँ ये भी ठीक नहीं है। आप देखिए नेहरू जी के ज़माने में पहली संसद में सबसे पहले एक वो मुदगल नाम था या क्या ऐसे ही कोई सदस्य थे जिनकी सदस्यता समाप्त की गई। सबसे पहला भारत का जो उदाहरण है भ्रष्टाचार का और क्योंकि वो शायद बुलियन मार्केट की कुछ बातें थी जिसके रहस्य वो बताते थे, तो उनकी सदस्यता समाप्त की गई। वो चुन करके नहीं आए थे, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो संसद बनी थी उसके सदस्य थे। यानी अच्छे भले कोई व्यक्ति होंगे। इसके बाद हमने मुंदड़ा कांड देखा, हमने जीप कांड देखा, हमने नेहरू जी के समय की बातें हैं। उसके बाद लगातार आप देखिए हमारे मीडिया ने तमाम एक्सपोज़ किए, अखबारों ने किए। हालाँकि वो जी दौर हाँ। कांग्रेसी दौर था और पत्रकार काफ़ी हद तक कांग्रेस समर्थक थे और उसी मीडिया और चूँकि कोई दूसरी एक पार्टी ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस की प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ी हो, तो ऐसे पत्रकार उनके साथ अलाइन्ड में नहीं थे। लेकिन फिर भी उस मीडिया ने भी तमाम चीज़ें सामने ला कर के रखी। आखिर बहुत से दोषों का उद्घाटन किया, बहुत सी चीज़ों को हमने सामने रखा। तो इस मीडिया के सारे कार्य ऐसे भी नहीं हैं जिनके कि दोष गिनाए जा सकें। लेकिन हमें दोष पर चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, टकराव पर बात कर रहे हैं इसलिए हमें इस पर केंद्रित रखना ज़्यादा है कि हम किस प्रकार से उन दोषों को दूर करें और इन दोषों में मुझे ओनरशिप एक बड़ा अहम मसला लगता है। इधर हम लोग ये भी देख रहे हैं जोशी जी, सच झूठ की बात भी की जा रही है, फेक न्यूज़ का भी हल्ला है। इसके अलावा कोई कुछ ट्वीट कर देता है, उस पर पूरा कार्यक्रम ही आयोजित कर लिया जाता है। जो स्पोर्ट रिपोर्टिंग है वो कभी कभी दिखाई देती है, उस पर शायद चैनल तभी पैसा खर्च करते हैं अपने रिपोर्टर कैमरामैन को भेजने के लिए जब कुछ उसको बड़ा हित दिखाई देता है, वो चाहे टीआरपी का हो या दूसरे तरीके के हित हों। तो ये जो सत्य असत्य कथाएं चलाई जाती हैं, ये जो फेक न्यूज़ का मसला है, ये जो प्रायोजित प्रोग्राम का कंटेंट तय किया जाता है, एक्सक्लूसिव, महा एक्सक्लूसिव, ब्रेकिंग, और न्यूज़ रूम को जिस तरीके से वार रूम में चेंज कर दिया जाता है, ये कितना बड़ा खतरा है। हाँ, ये दरअसल उसी उसी श्रृंखला में जो एक सनसनीखेज बनाने का प्रयास था कभी, उसी श्रृंखला में ये आगे एक नई एक चाहे टेक्नोलॉजी उसमें मददगार होती हो या विचार मददगार होते हों या मसाला लगाने की शैली, भाषा, इसमें तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको इस प्रकार से बना रहा है जो भी हमारा मीडिया की जो महामंडली है। क्योंकि आप देखिए जैसे हम जब चुनाव की कवरेज देखते हैं, तो चुनाव का जो सबसे अच्छा रूपक इस मीडिया को मिलता है, वो युद्ध मिलता है। आप देखिए महासंग्राम, संग्राम, महाभारत यानी चुनाव को हमने लड़ाई के रूपक में ही देखा है। चुनाव में प्रतिस्पर्धा है इसका मतलब है लड़ाई मानी जा सकती है। लेकिन चुनाव कुछ विचारों पर, कुछ विषयों पर केंद्रित भी होता है। और दूसरा आपने अभी एक बात कही कि बहुत सारे विषय हैं हमारे जीवन के। हमारे शहरों में, गाँव में कई प्रकार की दिक्कतें हैं, चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, न्याय से जुड़ी हैं। अदालतों पे आप जाएँ तो पता लगेगा कि देश में जो न्याय की व्यवस्था है, वो जैसे जिस जर्जर स्थिति में है, उस पर बहुत अच्छी कवरेज की ज़रूरत है। लेकिन या अस्पतालों में जाकर देखें, तो आपको पता लगेगा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ हैं, बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी, सार्वजनिक अस्पताल तो जैसे मतलब साधनहीन मान सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल जहाँ खूब फीस ली जाती है, वहाँ लेकिन
हमारी कवरेज कहाँ पर है? हमारी कवरेज राजनीतिक में, राजनेताओं के अब 100-100 200-200 रिपोर्टर आप देखिए भागते हैं, लेकिन जो विषय हैं वो छूटे हुए हैं। गरीब आदमी छूटा हुआ है। अभी इतनी भारी संख्या में लोग निकले थे जब ये जब मज़दूर लोग अपने-अपने घरों को जा रहे थे, तो उनके बीच जाकर के जिस प्रकार की रिपोर्टिंग को होना चाहिए वो नहीं हो पाई। हमको बहुत सारा लोगों का दुःख-दर्द सामने नहीं आ पाया। अब ये है कि ये इसके तमाम कारण हैं। इसका कारण एक ये भी है कि देखने वाले क्या चाहते हैं। देखने वालों की इच्छा अगर अब आपने देखा कि आपने ये चैनल चला मतलब आप दो ये जो यूट्यूब का चलाते हैं, इसके कारण क्या हुआ है? आप न केवल आप अपनी बात कह पा रहे हैं, बल्कि आपको अपना एक दर्शक समुदाय मिला है, जिसका स्नेह, प्रेम आपने हासिल किया, क्योंकि आप उन तक अपनी बात यदि आप इसकी जगह पर किसी दूसरे के चैनल से काम कर रहे होते, तो पता नहीं आपकी दिशा वो हो पाती या नहीं हो पाती। आज वो विषय जिन विषयों को आप उचित समझते हैं, उन पर आप चर्चा करने में समर्थ हैं। यानी ओनरशिप एक मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है यूट्यूब ने कम से कम एक चीज़ दी है कि कई प्रकार के ये विविधता या बहुलता जो है, ये भी ऑप्शन देती है देखने वाले को। आप बहुत से लोग आपका नहीं देखना चाहते, किसी दूसरे का देखना चाहते हैं, विचार सुनना चाहते हैं, तो वहाँ चले जाएँ। पर यदि हम 1 चैनल होंगे या 2 चैनल होंगे या 10-30 होंगे, तो हमारे पास विकल्प नहीं होंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बदलेंगे तो उस पे चले जाएँगे। पर यदि विकल्प खूब होंगे, तो हमें देखने, सुनने के मौके भी मिलेंगे, तो वो विकल्पों की संख्या भी अब बढ़नी चाहिए। और दूसरे जनता के जो विषय हैं, उनको ऐसे नहीं भुलाया जाना चाहिए, जैसा फिलहाल अभी हमें लगता है कि भूल गए हैं। अभी हाल-फिलहाल में हमने कुछ ऐसी घटनाएँ भी देखी हैं, जो अभी पिछले हफ्ते हुआ है, वो तो सबके सामने है, कि अर्णब गोस्वामी बनाम ओल जैसे हो गया था और पूरी एक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की गई। वो एक व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम हो सकता है, वो अंदरूनी हुँ, ईर्ष्या का भाव भी हो सकता है, वो जो कंटेंट वाइज या दूसरे तौर तरीकों से अर्णब गोस्वामी ने अपना एक स्थान बना लिया है, उससे एक चिढ़ भी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। हुँ, लेकिन फील्ड में हम ये देख रहे हैं कि रिपोर्टरों में, कैमरा पर्सन में आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं, मारपीट तक की नौबत आ रही है। मारपीट हुई ये हाँ, बिल ये जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, आप किसी विचारधारा के हो सकते हैं, आप किसी मीडिया हाउस के हो सकते हैं, दूसरा किसी दूसरी विचारधारा का हो सकता है, दूसरे मीडिया हाउस का हो सकता है, लेकिन आपा खो दें, एक दूसरे को मारने पीटने लगे, प्रतिद्वंदिता में, क्या ये दिन भी देखने के लिए हम मतलब हम लोगों को ये दिन भी नहीं, देखने थे क्या? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी ये जो चिंता है जैसे हमारा जो भी मीडिया पत्रकार हैं, ये कुछ कॉमन कॉज़ के लिए काम करते हैं। कॉमन कॉज़ ये है कि कुछ चीज़ों पर आम सहमति होती है, वो सहमति इस बात पर भी होती है कि हम कवरेज कैसे करेंगे। विचार हमारे अलग होंगे, हम अलग-अलग बात कहेंगे तभी तो हमारा महत्व है क्योंकि अलग-अलग होने पर ही फ़र्क देखने वाला कर पाता है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन एकता भी होती है इस बात की कि तरीका क्या होगा अ, हम ऐसे वक्तव्यों को बढ़ावा देंगे जो कि जीवन में सकारात्मकता को लाएँ या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे जो नकारात्मकता को बढ़ाएँ, हमारे समाज को तोड़ें या हमारे भीतर कलुष पैदा करें। ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें जिन पर सहमति बनानी होती है। हमारे देश के अपने कुछ हित हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो व्यावहारिक बातों को हमें सोचना समझना होता है। तो उन चीज़ों पर हमारी सहमति होनी ही चाहिए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने शुरू से बिंदु उठाया है कि हम एक-दूसरे के जो दुश्मन जैसे नज़र आते हैं, ईर्ष्या के कारण हो या आर्थिक प्रगति के कारण हो या कोई एक बहुत ऊँची सतह पर पहुँच गया और हम नीचे ही रह गए इसलिए द्वेष के कारण हो और बहुत सारे राग-द्वेष तो हमारे जीवन में पहले ही चले आ रहे हैं, होते ही हैं।
जहाँ कई बर्तन होते हैं तो उनमें खटकते भी हैं वो, पर वो खटकना अ, अ, घर के भीतर ही रहना चाहिए। जब बाहर हम दिखाई पड़े तो लगे कि बेसिक बात ये है कि हमें अपने व्यवसाय की या अपने कर्म की, जिसको मैं व्यवसाय कहना भी उचित नहीं समझूँगा, हमारा ये श्रेष्ठ कर्म है, इसकी साख को बनाना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता को नोबेल प्रोफ़ेशन इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ये जीवन में मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। ये खाली वैसा नहीं है कि साबुन बेचने वाला या कोई और सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाला, उनकी अपनी गरिमा भी है। पर हम जैसे शिक्षक है, जैसे न्यायाधीश है, जैसे चिकित्सक है, इनके जैसे जो मानवीय मूल्यों वाले व्यवसाय हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमें ये घटिया है जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं या जिससे लेकर के आप व्यथित हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। और जोशी जी, एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे ही वीडियो पर आकर के टिप्पणी करते हैं कि अब हम यहाँ यूट्यूब पर आकर के दो चार चैनलों का वो नाम गिनाते हैं कि उनसे समग्र सूचनाएं पा लेते हैं, हम संतुष्टि का भाव हमारे भीतर पैदा होता है। अब हमने टेलीविजन चैनलों को देखना बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ शोर शराबा ज़्यादा है, तौर तरीके कुछ ऐसे अपना लिए हैं कि गंभीर से गंभीर मुद्दों पर भी जो कार्यक्रम शुरू करते हैं, फिर उसमें जो है वो हाथापाई की नौबत आ जाती है, तुम तड़ाक में इतना ज़्यादा शोर हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने जो है अब यूट्यूब चैनलों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। तो जो जिसको हम मेन स्ट्रीम का मीडिया कहते हैं, क्या ये आत्मघात की तरफ बढ़ रहा है, या आत्म मंथन करने के लिए जो दर्शकों का एक प्रेशर है, उसमें ये मजबूर होंगे अपने में सुधार करने में, या आपको लगता है कि अभी तो आत्मघात की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आत्मघात या खुदकुशी तो एक पहला जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही लागू होता है इनके ऊपर। ये आत्मघात ही कर रहा है मीडिया। अपना ये देखे बगैर कि हम कहीं पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन वो हमला मेरे ऊपर अपने आप पर भी हो रहा है। लेकिन ये भी है कि जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ कि कुछ समय पहले मुझे चैनलों पर कहीं जाने का अवसर मिलता था। आज तो नहीं, अब 10 एक साल हो गए। तो मेरे बोलने का तरीका हल्का है, मैं बहुत तीखे तरीके से या उत्तेजित होकर नहीं बात कर पाता। लेकिन मुझे सुझाव देते थे कि थोड़ा एग्रेसिव होकर के बोलिए, एग्रेसिव। तो टीआरपी एग्रेसिव होने से आती है। और आपने देखा अब तो उठा कर के मारपीट, जूता पैजार भी होने लगा है टीआरपी के लिए। तो टीआरपी क्या संतुलित तरीके से या एक सामान्य शिष्टाचार के साथ बात करने से टीआरपी नहीं आती? इसका मतलब है कि हम कहीं पर समझ गलत है, हमारी जनता के बारे में गलत है। और अभी आप 20 साल पुराने ही अपने चैनलों को देखिए, उनमें जो शांति थी, अपेक्षाकृत ठंडापन था, तो वह बदल गया है। हम धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आत्मघात की प्रवृत्ति बढ़ भी रही है, तो गलत दिशा में जा रही है, इसे रोकने की ज़रूरत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जोशी जी, आपने समय निकाला। और धन्यवाद ओमकार। एक विषय पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे आयामों पर आपने रोशनी डाली। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।